अगला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पढ़ाया गया आपको। उसमें केवल आपको धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार ये आपको पढ़ना था। साथ ही साथ पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ना था। पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण क्या है ये जानना था, और पृथ्वी का चुंबकत्व किस प्रकार से परिवर्तित होता है, चुंबकीय अक्ष क्या है, निरक्ष क्या है ना। ये वीडियो आपने देखा होगा, अगर सुबह डाला था हमने, कल पढ़ाया भी था, तो आप जान गए। ठीक है, अगला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये घटना क्या है इसके बारे में आपको जानना है इस चैप्टर में। और स्वप्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है ना, ये जानना है। और भी चीज इसमें है, लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, क्योंकि हर कदम पर चुंबकीय फ्लक्स यहां पर पड़ेगा बीच में। ठीक है, जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे आप। तो पहले आप बताते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है यह जानना आपको है। देखिए, किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए है, किसी भी स्थान पर, यहां पर ही मान लीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होती है, उसकी अपनी एक प्रॉपर दिशा होती है। बाएं से दाएं तरफ होगी, नीचे से ऊपर की तरफ होगी, पूरब से पश्चिम होगी, उसकी एक प्रॉपर दिशा होगी। ठीक है, यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रख दें, पृष्ठ एक तल है ना, वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, जैसा भी होगा, एक तल अगर रख दें उसमें, तो क्या होगा, उस तल के भीतर से, ठीक है, तल से मतलब गुजरेंगी, क्या गुजरेंगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली बल रेखाएं। जैसे ये जो है आप देख रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये दिशा है। ठीक है, इसमें कोई पृष्ठ हम रखेंगे अगर ऐसे तिरछा रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो बल रेखा इसके अंदर से गुजरेंगे। ठीक है, जैसे एक पृष्ठ मान लीजिए है, ये हमारा पृष्ठ है। इस पृष्ठ को अगर हम ऐसे रख देंगे, और चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन व्यक्त करता है, चुंबकीय बल रेखाएं। अगर हमने कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र लेफ्ट टू राइट है, तो चुंबकीय बल रेखाएं लेफ्ट टू राइट जा रही है। इसका मतलब हमने पृष्ठ को ऐसे रख दिया यहां पर, तो जितनी भी बल रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ से ऊपर गुजरेगी, बाहर निकलेगी, ऐसे गुजरेगी। थोड़ा तिरछा कर देंगे ऐसे, तब भी गुजरेगी, थोड़ा मात्रा कम हो जाएगी। और तिरछा कर देंगे तो मात्रा थोड़ा और कम हो जाएगी, और ऐसे बिल्कुल कर देंगे तो बिल्कुल नहीं गुजरेगी। इसकी मोटाई को नगण्य माना गया है, तो बिल्कुल नहीं बल रेखाएं गुजरेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता एक सदिश राशि है, उसको दिखाते हैं वेक्टर बी से। वेक्टर बी जो है क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी है, और इस पर जो एरो लगा है उसकी दिशा को व्यक्त करता है। और किसी पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल सदिश, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल जो होता है, वैसे तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन अगर कहा जाए कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है,
और उसकी दिशा उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। अगर कहा जाए कि ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है, इसकी दिशा बताइए, तो इस पर खींचा गया जो अभिलंब है वही इसकी दिशा हो जाएगी और इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण इसका इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तिरछा कर देंगे, इस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा ये हो जाएगी। अभिलंब की दिशा है ये, तल से नहीं, मतलब तल को हमने ऊर्ध्वाधर रखा है या क्षैतिज रखा है, ऐसे रख देंगे, इसका मतलब नहीं कि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया है। यहां पर खींची गई बल रेखाएं अगर इधर की तरफ है और तल को हमने ऐसे रखा हुआ है, तल पर खींचा गया जो अभिलंब होगा इधर से ऊपर जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है हमेशा किसी पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। यदि इन दोनों का स्केलर मल्टीपल लिया जाए, आप जानते हैं कि दो सदिशों का दो प्रकार का गुणन होता है, दो सदिशों का सदिश गुणन और दो सदिशों का अदिश गुणन। आपने पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अगर a और b दो सदिश राशियां हैं तो हम a डॉट b भी वेक्टर a डॉट वेक्टर b भी जानते हैं और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो राशियां यहां पर हैं, दोनों सदिश राशियां हैं, एक क्षेत्रफल सदिश है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अगर इन दोनों का स्केलर मल्टीपल ले लें, अर्थात वेक्टर b डॉट वेक्टर a, वेक्टर b डॉट वेक्टर a ले लिया जाए तो इसी को हम कहते हैं फाई, और फाई जो है इसी को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ के लिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को उस चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। फाई इक्वल टू होता है वेक्टर b डॉट वेक्टर a। इसको अगर आप वेक्टर रूप में क्या निकलता है तो फाई इक्वल टू होता है b a cos थीटा। फाई बराबर हो जाएगा b a cos थीटा। ठीक है, छोटा सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। फाई इक्वल टू b a cos थीटा, जहां फाई को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जहां जहां भी पड़ेगी वहां पर सदिश राशि आप करेंगे, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स की बात जहां आप करेंगे तो वो अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि प्राप्त होती है, और दो सदिशों का सदिश गुणन अगर हम वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a लिखते हैं इसको, तो यहां पर जो राशि मिलती है वो सदिश राशि मिलती है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू होता है b a cos थीटा। फाई जो है वह चुंबकीय फ्लक्स हमारा है। थीटा यहां पर जो है बहुत ध्यान देना आपको है, कोड रखने में गड़बड़ी हो जाती है अक्सर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीटा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फिक्स रहती है। ए जो है वह क्षेत्रफल की दिशा है, क्षेत्रफल है, और थीटा जो है क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो क्षेत्रफल सदिश जो है हमेशा किसी पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंबों दिशा में होता है। जैसे किसी कहा जाए किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को ठीक है चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबोत रखा गया है, तो अगर हमने अभिलंबोत रख दिया है तो जाहिर सी बात है कि इस पर खींची गई बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गई। अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबोत पृष्ठ को रख दिया है तो पृष्ठ को रखा गया अभिलंबोत, तो थीटा 90 मत कर दीजिएगा। इस पर खींची गई जो अभिलंबोत रेखा है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी, तो थीटा का मान हो जाएगा 0। और अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया गया है, तब उस अवस्था में इस पर खींचा गया जो लंब है वो चुंबकीय क्षेत्र से 90 अंश कोण बनाएगा, तो थीटा का मान 90 अंश रखा जाएगा। ठीक है, अक्सर ये कहा जाता है कि कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, एक बार दूर कर लेंगे हमेशा आप काम करेगा वो। कहा जाएगा किसी पृष्ठ को, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज से 30 अंश घुमाया जाता है। आपने क्षैतिज से 30 अंश घुमाया तो थीटा 30 नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, तो इस पर खींचा गया जो अभिलंबोत रेखा है वो नीचे की तरफ हुई। ठीक है,
अब तीसरा आपने घुमाया ऊपर की तरफ, तो ये जब ऊपर घुमाया तीसरा तो ये भी तो अभिलंब भी तीसरा जाएगा। तो और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, क्षैतिज है, तो क्षैतिज से आपने 30 अंश घुमाया ऊपर की तरफ इसको, तो नीचे बचा 60 अंश। इसका मतलब अब अभिलंबोत रेखा और क्षैतिज के बीच 60 अंश कोण बचा। तो तल को जहां पर घुमाएंगे, तल की बात करेंगे कि किसी पृष्ठ के तल को 90 अंश घुमाया गया, 0 अंश घुमाया गया, 30 अंश घुमाया गया, 60 घुमाया गया, तो उसको 90 में से घटा कर रखा जाएगा। वो 90 में से घटा कर रखा जाएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी पृष्ठ को 30 अंश कोण घुमाया जाएगा, 60 घुमाया जाएगा, तो 60 घुमाया जाएगा तो 90 माइनस 60 30 रखा जाएगा कोण, और 30 घुमाया जाएगा तो 90 माइनस 30 60 रखा जाएगा कोण। ठीक है, तो यहां पर आप रख करके निकाल सकते हैं कि फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू कितनी हुई, चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आप निकाल सकते हैं। यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। और इसी वेबर के कारण ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक भी लेते हैं, डिवाइड कर देंगे ए से, तो हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अभी तो आप जानते थे न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, वो तो होता ही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा का बहुत सारे जानते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अब जान गए, एमकेएस में न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर जान गए, टेस्ला मात्रक होता ही है, गॉस मात्रक होता ही है ना, इतने मात्रक आप जान गए। एक गॉस में 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है, टेस्ला जो है वो न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर बराबर होता ही है। तो 4 मात्रक आपके पास है, बीमा एक ही होती है, बीमा आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। बीमा जो है कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ये जो है ये मात्रक है, न्यूटन का मात्रक, न्यूटन बीमा जानते ही हो, m/t - 2 ए का मतलब हो गया, ए का मतलब एम्पियर हो गया, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है ना। ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये ऊपर जाएगा, जब यह कट जाएगा, t-2 होगा, a-1 होगा, यही होगा ना, क्या इसका मात्रक होगा, देख लीजिएगा, m² t - 2 a-1, m² t - 2 a-1, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है। ये बी का निकाल रहा है ना, ये बी का निकाल रहा है, ठीक है, इसका नहीं निकाल रहे हैं, फ्लक्स का नहीं निकाल रहे हैं, हम बी का निकाल रहे हैं। फ्लक्स का निकालेंगे तो बी ए होता है, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, बस। चुंबकीय फ्लक्स का निकालेंगे तो फाई इक्वल टू बी ए होता है, ए मतलब क्षेत्रफल आपका है, तो एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा फ्लक्स का मात्रक भी आ जाएगा, फ्लक्स की बीमा आ जाएगी। तो ऐसे आप फ्लक्स की बीमा निकाल सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। वास्तव में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के संख्या की माप होती है। ये जैसे किसी पृष्ठ से यदि 2 बल रेखाएं गुजरे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ हो और उस पृष्ठ से केवल 2 बल रेखाएं गुजरे, तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान 2 होगा, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एक और परिभाषा हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका
ये आप जान गए। अब इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए, जब किसी परिपथ से संबद्ध, ध्यान समझिए, घटना समझिए ध्यान से, जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या मतलब हुआ? जैसे कोई परिपथ है, धारा बह रही है, ठीक है, धारा बहेगी किसी चालक में तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो ही जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। आप जानते हैं धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता ही है। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, किसी कुंडली में धारा बह रही है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई पृष्ठ रखा जाएगा वहां पे, तो उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी उसका होगा। तो हर चुंबकीय क्षेत्र का अपना एक चुंबकीय फ्लक्स होता है। हर चुंबकीय क्षेत्र का अपना एक चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा रहेगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ रख दिया जाएगा तो वहां ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल यहाँ पे है, तो प्रबल होने का मतलब यह हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं सघन रहेगी। आपको बताया गया है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा है तो कोई पृष्ठ रख देंगे तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी, ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी मतलब ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। तो हर चुंबकीय क्षेत्र का अपना चुंबकीय फ्लक्स होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है किसी पृष्ठ से, माफ कीजिएगा, किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। अब परिवर्तन ये 3 प्रकार से हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे? यह एक कुंडली है, ठीक है। इसमें मान ली धारा बह रही है पहले से, ऐसे धारा बह रही है। जब धारा बह रही है इसमें, तो इसका मतलब इसके आसपास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, इसके आसपास अपना चुंबकीय क्षेत्र इसका है। अब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो इसका मतलब कोई पृष्ठ अगर यहां आएगा तो उसका अपना एक चुंबकीय फ्लक्स होगा, ठीक है। अगर इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है BA cos थीटा। तो 3 प्रकार से परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में हो सकता है। या तो B के मान में परिवर्तन कर दिया जाए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स घट जाएगा या बढ़ जाएगा। एक चीज, चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता को घटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटा करके या बढ़ा करके चुंबकीय फ्लक्स के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा, क्षेत्रफल को घटा बढ़ा दिया जाए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो बल रेखाएं ज्यादा गुजरेगी, पृष्ठ का क्षेत्रफल कम रहेगा तो बल रेखाएं कम गुजरेगी। क्योंकि B का गुणा A में किया गया है, फिर दोनों गुणा कास्ट करके तब जाकर फ्लक्स मिला हुआ है। इसमें अगर एक भी परिवर्तित होगा तो सब परिवर्तित हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, अगर पृष्ठ के क्षेत्रफल को घटा बढ़ा दें हम, तब भी फ्लक्स का जो मान है वो घट बढ़ जाता है। जैसे यहां पर कितनी दूर में चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए, और इतने चुंबकीय क्षेत्र में आगे उपयोग पड़ेंगे इसका, किसी पृष्ठ को हम ले आए बाहर निकाले, ले आए बाहर निकाले, है ना, बार बार एक क्रिया हो रही है। जब ले आते हैं
पूरा पृष्ठ अंदर हो गया, आधा बाहर निकाल लिया तो आधा पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में है, आधा बाहर हो गया। तो क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को नहीं घटा बढ़ा रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल को घटा बढ़ा रहे हैं। जब अंदर हमने पूरा प्रवेश करा दिया पृष्ठ को तो पूरा पृष्ठ हो गया, बल रेखाएं पूरे में से गुजरेगी। जब बाहर निकाल लिया आधा हमने, क्षेत्रफल आधा हो गया, आधा पृष्ठ बाहर हो गया, तो उस अवस्था में A परिवर्तित हो गया। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन करके फ्लक्स के मान को परिवर्तित कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित करके हम फ्लक्स के मान को परिवर्तित कर सकते हैं, या थीटा के मान को परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये कैसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र वही रहे, पृष्ठ भी उसमें जो पहले से स्थित है वही रहे, और उस चुंबकीय क्षेत्र में वह पृष्ठ जो आपका रखा है वह तेजी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर पृष्ठ हमारा ऐसे है, ऐसे, तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी इसके अंदर से, थोड़ा झुका देंगे आप तो कम बल रेखाएं गुजरेगी, कम बल रेखाएं गुजरेगी मतलब फ्लक्स घट गया, और घुमा देंगे फ्लक्स और कम हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे फ्लक्स पूरा फिर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि जब वो रोटेट करेगी तो फ्लक्स का मान घटेगा बढ़ेगा बार बार। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ को घुमाने पर फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो सकता है, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम कर देने पर या अधिक कर देने पर फ्लक्स परिवर्तन हो सकता है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटा बढ़ा दे तो हो सकता है। यदि इन तीनों माध्यमों में से किसी भी माध्यम के द्वारा फ्लक्स परिवर्तन हो जाए, जब फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है कि उस परिपथ में, जिस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया गया है, जिस परिपथ से बद्ध ये चुंबकीय फ्लक्स है, अर्थात जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ है, किसी परिपथ के कारण ही उत्पन्न हुआ है, ये जिस परिपथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय प्रभाव का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किन्हीं भी कारणों से हो जाए तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लेकिन यह धारा अधिक समय तक नहीं रहती। ऐसी धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। फ्लक्स परिवर्तन ना हुआ होता, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन ना हुआ होता तो धारा ना उत्पन्न होती, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो गया है, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन हो गया है। तो जब भी फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ऐसी धारा उत्पन्न हो जाएगी, उसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। उसके क्या गुण है ये हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन वो धारा कौन सी होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यह धारा तभी तक उत्पन्न होगी जब तक परिवर्तन होता रहेगा। आप क्रमिक रूप से परिवर्तन करते रहेंगे किसमें, फ्लक्स में, तो ये धारा उत्पन्न होगी। जैसे परिवर्तन बंद हो जाएगा ये धारा उत्पन्न होनी भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जो घटना होती है उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ध्यान दीजिएगा, यह हमारी ये कुंडली है और ये चुंबक है। इस चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब इस चुंबक को हम कुंडली के पास ले जाते हैं, जो जो चुंबक नजदीक जाता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जो जो चुंबक कुंडली के नजदीक जाएगा वैसे वैसे इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। कुंडली का अपना चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा, लेकिन जब ये पहुंच जाएगा तो चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से क्या होगा, धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो एक प्रेरित धारा यहां उत्पन्न हो जाती है, और वह धारा जो है, उस धारा के उत्पन्न होने के कारण इसकी जो सुई है, यहां पर लगा है अमीटर, इसकी सुई जो है वो एक तरफ घूम जाती है। लेकिन ये घूमकर वहीं रुकी नहीं रहती। जब ये चुंबक यहां आकर रुक जाता है, अब रुक गया चुंबक यहां पे, तो फ्लक्स परिवर्तन बंद हो गया।
फ्लक्स अब तो जो फ्लक्स फिक्स हो गया ना, अब फ्लक्स परिवर्तन बंद हो गया तो सुई पुनः अपने स्थान पर जैसे जहां पहले थी वहां पर आ जाती है। जब इसको हम फिर दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन फिर हो गया। पहले ये चुंबक अंदर आ गया था तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया था, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स परिवर्तन हो गया, तो धारा उत्पन्न हो गई थी। अब बाहर ले जाएंगे हम तो फिर से फ्लक्स परिवर्तन हो गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, जब घटेगा तो फिर धारा उत्पन्न होगी, लेकिन विपरीत दिशा में दूसरी तरफ उत्पन्न होगी है। तो इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो यह एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। केवल चुंबक की गति के लिए नहीं, चुंबक को रोक दिया जाए अगर और कुंडली को हम अंदर ले आए बाहर ले जाए, अंदर ले आए बाहर ले जाए, तब भी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। उस समय भी ये धारा उत्पन्न हो जाएगी और संकेतक एक तरफ घूम जाएगा। यह दक्षिणी ध्रुव को हम ले जाते हैं यहाँ पे, तब भी वही काम होता है, लेकिन तब सुई जो दाहिनी तरफ घूम रही थी अब वो बाईं तरफ घूमेगी। लेकिन यह क्षणिक विक्षेप होता है, इसको क्षणिक विक्षेप कहते हैं, क्योंकि जैसे ही चुंबक में और कुंडली में सापेक्ष गतियां बंद हो जाती है, चाहे कुंडली को आप गति करा रहे हो चाहे चुंबक को, दोनों के बीच की जो सापेक्ष गति है जब रुक जाती है तो विक्षेप खत्म हो जाता है, सुई अपने मूल स्थान पर आ जाती है। जब तक गति होती रहती है तब तक ये होता रहता है। और ये देखा गया कि यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, धारा बढ़ जाएगी। उस अवस्था में यह जो विक्षेप हो रहा था आपका वह विक्षेप थोड़ा ज्यादा होगा। तो कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाने से धारा के विक्षेप को बढ़ाया जा सकता है, किंतु ये अधिक समय में नहीं रहेगा। जब तक दोनों में सापेक्ष गतियां होंगी तभी तक ही रहेगा, ठीक है। इसका रीजन भी हम आगे बताएंगे आपको। तो यह जो घटना है, इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ऐसी घटना है जिसमें किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देने से उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और उससे संबंधित एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धारा तभी तक उत्पन्न होती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। फ्लक्स परिवर्तन बंद होने के बाद यह प्रेरित धारा भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। प्रेरित धारा दिशा जो है लेंज के नियम से बताएंगे आपको हम आगे। इसकी खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। ये पूछा जाता है, जीके में पूछा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किसने किया था? फैराडे। फैराडे ने खोज किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था, ठीक है। अब आगे स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है।